Very, very good morning to all my dear exam fighter family member। तो आज के इस क्लास में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं और ये 1857 की क्रांति, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह से संबंधित आज ये तीसरी क्लास है और ये अंतिम क्लास है। 1857 के पिछले 2 क्लास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले क्लास में हम लोगों ने जाना 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और इनके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, जो इतना बड़ा विद्रोह अचानक से उठ खड़ा हुआ और अंग्रेजों के पांव तले जमीन खिसक गई थी। किसी तरह अंग्रेज अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहे। दूसरे क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा आरंभ किया जाता है और उसके बाद मेरठ में आरंभ होता है और फिर भारत का पूरा उत्तर पूर्व इलाका और कहीं कहीं तो जन विद्रोह के रूप में भी ये सामने आता है और बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत ही प्रचंड तरीके से इस विद्रोह का प्रसार होता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्रोह का आरंभ और उसके प्रसार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे आखिर इतना प्रचंड विद्रोह, इतना दनावल विद्रोह, इतना विशाल जनसमूह जिस विद्रोह में साथ हो और सैनिक पूरे हथियारों से लैस हो और कुछ कर गुजरने की उसमें जुनून हो, तो यह इतना बड़ा विप्लव, इतना बड़ा विद्रोह आखिर असफल क्यों हो गया? इसकी असफलता के क्या कारण थे? यह विद्रोह जब असफल हो गया तो इसका क्या साइड इफेक्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ और भारतीय इतिहास में इस विद्रोह का क्या महत्व है? इन्हीं सब 3 चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 1857 के विद्रोह से संबंधित अंतिम क्लास होगा। तो 3 सेक्शन, पहला असफलता के कारणों को जानेंगे, दूसरा महत्व को जानेंगे, तीसरा इसका क्या रिजल्ट आया, परिणाम आया। तो हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस सेक्शन से। असफलता के कारण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन 1857 के विद्रोह में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन इसका जो महत्व है, इसका परिणाम है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले असफलता के कारण को जानते हैं, फिर इसके बाद इसका महत्व, इसका क्या क्या रिजल्ट रहा, परिणाम, और इसके बाद 2 महत्वपूर्ण टेबल मिलेंगे आपको आज के क्लासेस में। वो दोनों टेबल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखने होंगे। वो 2 महत्वपूर्ण टेबल को मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और यूजीसी नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला ये सेक्शन है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत थे। तो ये मत जितने भी राइटर हैं यहाँ पे, या जितने भी इतिहासकार हैं, या जितने भी उस समय के कोई भी, चाहे वो सेना नायक हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो राइटर हो, तो उन जो प्रमुख फेमस व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में, क्या सोचते थे, इन सब का एक यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसे आपको याद रखना होगा। और अगला जो टेबल है वो है इस विद्रोह से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पुस्तकों की सूची और उसके राइटर, इसे भी आपको याद करने होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों टेबल आपको याद रखने होंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास का ओवरव्यू ले रहे थे अभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, महत्व एवं परिणाम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग असफलता के क्या कारण रहे, इतना बड़ा विद्रोह असफल क्यों हो गया। तो असफलता के कारणों को अगर लिस्ट करें, हम उनका एक सूची बनाएं, तो कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ये असफलता के कारण रहे। पहला अगर पॉइंट पे हम डिस्कस करें, कुछ महत्वपूर्ण वर्ग, सब भारतीय समाज के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग थे जो समाज में प्रभाव रखते थे, वो अगर विद्रोह में शामिल हो जाते तो परिणाम बिल्कुल कुछ अलग होता। जैसे
जमींदार वर्ग और शिक्षित भारतीयों का इन विद्रोहियों को साथ नहीं मिला। जमींदार वर्ग को साथ तो देना था नहीं, क्योंकि इसके हित अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे। तो जमींदार वर्ग शामिल नहीं हुए, वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षित वर्ग जो बहुत बड़ा प्रभाव रख सकते थे, अगर शिक्षित वर्ग शामिल हो जाते तो वो अपने लेखन, भाषण और अपने दूरदर्शी के कारण विद्रोह पे एक अलग ही प्रभाव छोड़ते। लेकिन शिक्षित वर्ग पूर्णतः उदासीन रहे, वो न्यूट्रल रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो ऐसा प्रमाण भी मिलता है दोस्तों कि कुछ शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभा की, उन्होंने, और व्यापारी वर्ग भी उसमें शामिल थे। व्यापारी वर्ग भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, वो भी विद्रोह के प्रति उदासीन रहे। व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, इन लोगों ने बकायदा जगह जगह सम्मेलन किया, कलकत्ता बम्बई जैसी जगहों में सम्मेलन किया। क्यों? अंग्रेजों की सफलता के लिए। अंग्रेज किस प्रकार सफल हो, उस दौर में ऐसी बातें हमारे शिक्षित भारतीयों के मन में थी कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के लिए हितैषी है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो अंग्रेज देते थे कि हमारे ऊपर असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व है, इनके गिरफ्त में थे उस दौर में। अंग्रेजों के नीतियों को ये लोग समझ नहीं पाए थे, और ये अंग्रेजों के डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट अंग्रेजों के साथ बने रहे। और यह 1857 के विद्रोह की असफलता के बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यह बहुत बड़ा इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारे इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति पर। दूसरे कारणों के बारे में अगर देखें तो इस विद्रोह की असफलता के कारण थे कि संगठन मजबूत नहीं था। विद्रोहियों का जो संगठन था वो मजबूत नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण नेता ही आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल न कर सके। जैसा कि हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, विद्रोह अचानक से आरंभ हो गया। चर्बी वाले जो कारतूस थे, इसका प्रयोग करने से मंगल पांडे इनकार करते हैं, फिर मेरठ में इनकार होता है, और सैनिक तो वैसे भी स्वभाव से उग्र होते हैं, और सैनिक अचानक से विद्रोह कर देते हैं, और हथियार उनके पास था ही, तो विद्रोह करने में उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। उन लोगों का संगठन भी था, कर दिया। लेकिन वो किसी ठोस योजना नहीं बना सके कि हम लोग विद्रोह कर रहे हैं तो आगे क्या होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, किस प्रकार भारत में शासन स्थापित करना है। ये किसी विजन के साथ नहीं, अचानक से विप्लव में शामिल होते गए और एक विद्रोह खड़ा कर दिया। और यही इसकी असफलता के एक बहुत बड़ा कारण भी रहा कि इनका संगठन नहीं बन पाया, या अचानक से विद्रोह पनप गया, और फ्यूचर के लिए कोई योजना भी नहीं था इनके पास। अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत में किसका राज होगा, कौन भारत को लीड करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देखेंगे। हर जगह अस्त व्यस्त की स्थिति न उत्पन्न हो जाए, अराजकता न उत्पन्न हो जाए, इसके समाधान के लिए समुचित उपाय नहीं कर पाए, लोगों को विश्वास में नहीं ले पाए कि आगे हम लोग ये करेंगे। तो ये भी इस विद्रोह का असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा। इसके साथ ही सैनिकों का विद्रोह था, ये बिल्कुल सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन जब हम देखते हैं तो सभी सैनिक नहीं शामिल होते विद्रोह में। जैसा कि पहले भी हम लोग इसका विस्तार को जब देखे हैं तो काफ़ी क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था। ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भागों तक ही सीमित था। इसी तरह बंगाल में बैरकपुर के सैनिक से विद्रोह शुरू होती है मंगल पांडे के नेतृत्व में। लेकिन जब हम देखते हैं मजबूत सैनिक, गोरखा सैनिक को काफ़ी मजबूत माना जाता है, गोरखा सैनिक इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसी प्रकार पंजाब के सिख सैनिक भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए, और मद्रास के सैनिक भी शामिल नहीं हुए। अर्थात सभी सैनिक भी भारत में उस समय जो भी भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे सेना में, उसमें से सभी सैनिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि शामिल तो नहीं हुए, उल्टे अंग्रेजों के कमांड पर उन्होंने विद्रोहियों का दमन किया, विद्रोहियों पर हथियार चलाए। यानी ऐसी स्थिति हो गई, विद्रोही भी भारत माता के पुत्र थे, और विद्रोहियों का दमन करने वाला भी भारत माँ के ही पुत्र थे। ऐसी स्थिति आ गई। पंजाब, गोरखा,
मद्रास की सेनाएं विद्रोह के दमन करने में लगी थी, अंग्रेजों के आदेश का पालन कर रही थी, ये पूर्णतः वफादार बनी रही और इनकी वफादारी के कारण विद्रोहियों और इनके बीच क्लैश हुआ, संघर्ष हुआ। दोनों से क्षति भारत माँ को ही हुई और इसका सबसे बड़ा जो हुआ नकारात्मक प्रभाव कि सैनिकों का मनोबल धीरे धीरे टूटने लगा और जो ये पंजाब, गोरखा, मद्रास के सैनिक थे, इसे अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों से, राइफल, बंदूक से लैस कर दिया और इनके पास जो हमारे विद्रोही सैनिक थे, इनके पास उस स्तर का हथियार नहीं रहा और यह भी इस विद्रोह के असफल का बहुत बड़ा कारण है। कुछ अंग्रेज विद्रोह ये कहते हैं कि विद्रोहियों के पास कोई योग्य नेतृत्व नहीं, इसके कारण भी हम लोग सफल हुए। ये कहते हैं जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस जो अंग्रेज हैं, वो कहते हैं, उनका एक कथन है, ये इस कथन को आप लोग याद रखिएगा। यह किसने कहा है? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, सर जॉन लॉरेंस कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हमारे नेताओं में, हमारे जो भी विद्रोही थे, योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें भारी योग्यता थी, लेकिन उसमें बस संगठन और एकता की कमी थी। और सर जॉन लॉरेंस का यह भी कथन है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। बिल्कुल, अगर इसमें संगठन होता, आपस में एकता बन पाती, तो यही योग्यता दुगुनी हो जाती और अंग्रेज हार जाते। अंग्रेज, सच बताएं, अंग्रेज हारते हारते ही बचे थे। अंग्रेजों को लग गया था कि अब उसे भारत छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है उस दौर का, जिसे भी आपको याद रखना चाहिए। उस समय के जो लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा था, विद्रोह के दौरान ही उन्होंने जब इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, उनका एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप इस नोट्स में नहीं है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे अगर आपके पास पेन और कॉपी से नोट कर लेंगे दोस्तों। इन्होंने कहा, अगर भारतीय शासक और सरदार हमारे साथ नहीं देते तो हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता। कैनिंग का ये कथन था कि अगर भारतीय शासक और सरदार हमारा साथ नहीं देते तो हमें भारत से बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा, इन शासकों और सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। कैनिंग का ये कथन है। कैनिंग भारतीय जो राजे महाराजे थे उनकी तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो एक झोंके में ही हम लोग बह जाते और इसने हमारे लिए तरंग रोधक का कार्य किया। तो फिर से बता रहा हूँ, इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया। जैसे तरंग आता है ना, उसे हम लोग तड़ित चालक लगाते हैं ना, जो कि बिजली जब चमकते आए तो हम लोग तड़ित चालक लगाते हैं कि बिजली गिरे तो हम लोग को सो रक्षा करता है। उसी प्रकार कैनिंग कहते हैं कि इन शासक और सरदारों ने हमारे लिए तरंग रोधकों का कार्य किया, मतलब तड़ित चालक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें तो एक झोंके में बहा दिया होता, अन्यथा हम लोग बह जाते, भारत में हमारा साम्राज्य खत्म हो जाता। ये लॉर्ड गवर्नर कैनिंग का कथन है। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो गवर्नर जनरल था, जो मुख्य नेता थे ब्रिटेन की तरफ से, उनका ये कथन है। तो इस बात में बिल्कुल बहुत ही सच्चाई है और 100% ये सत्य ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार इस विद्रोह की असफलता में हम लोग देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल सबको देखें तो हम लोग कहेंगे कि संगठन, दूसरा अनुशासन, तीसरा सामूहिक योजना, तीसरा केंद्रीय नेतृत्व का अभाव रहा। उसके बाद आधुनिक हथियारों की कमी को भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। अगर समग्र रूप से देखें असफलता के क्या कारण रहे, संगठन नहीं था, बिल्कुल अचानक से पनपा था विद्रोह, तो संगठन नहीं बन पाया। दूसरा अनुशासन नहीं था, जब संगठन नहीं था तो अनुशासन कहाँ से आएगा। संगठन में
हायरार्की के अनुसार पद होते हैं, ऊपर से जो आदेश मिलता है सभी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई संगठन ही नहीं था, तो लोग अपने मन से विद्रोह करते गए, अपने अनुसार नीतियाँ बनाते गए और चलते गए, और उसमें अनुशासन की कमी रही। इसी प्रकार सामूहिक योजना नहीं बन पाई, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आपका संगठन ही नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है, तो उसमें सामूहिक योजना का भी अभाव रहा, केंद्रीय नेतृत्व का भी अभाव रहा। ये सच है कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोहियों ने अपना केंद्रीय नेतृत्व सौंप दिया, उसे अपना नेता मान लिया सबने। लेकिन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उस वक्त 82 ईयर्स के ओल्ड थे, इसीलिए वो विद्रोहियों का उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर सके जिस तरह के नेतृत्व की तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी। तो केंद्रीय नेतृत्व की भी कमी से जूझना पड़ा विद्रोहियों को, और आधुनिक हथियारों की कमी थी। इनके पास जो हथियार थे वो सीमित थे, ये खत्म हो गए। इसके बाद इन्हें जो आधुनिक हथियार ब्रिटिश सेना के पास रहती है, ब्रिटिश उसे जो उपलब्ध कराती है, वो इन विद्रोहियों के पास नहीं रहा। तो यह भी इस विद्रोह के असफलता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक गिना जा सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसका महत्व क्या है। ठीक है, ये विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या रहा भारतीय इतिहास के लिए। तो कोई भी विद्रोह जब असफल हो जाता है, लेकिन वो अपना महत्व छोड़कर ही जाते हैं। जैसे हम लोग गांधी काल में पढ़ेंगे, गांधी युग में पढ़ेंगे, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, हर आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार इस विद्रोह का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो महत्व है इस विद्रोह का, ये हम लोग देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास करा दिया, भारतीयों के अंदर यह आभास आ गया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती। असफलता है, आप इसे सफलता पढ़ेंगे। सफलता, सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। इसने भारतीयों को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ये एक संकेत दे दिया, ये आभास करा दिया, ये सीख दे दिया, ये लेसन दे दिया कि सिर्फ सैन्य बल, हम सैनिक हैं, हमें ताकत है, हमारे पास हथियार है, हम सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करना है तो हमें सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, सभी का समर्थन चाहिए, और राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए, तभी सफल होंगे। एक तरह से आगे के आंदोलनों के लिए इन्होंने, इस राष्ट्रीय विद्रोह ने एक प्रकार का सीख दिया, लेसन दिया, और आगे की जो तैयारी हुई और मजबूत हुई। क्योंकि हम लोग कहते हैं असफलता ही सफलता की जननी है, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप असफल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। तो इसने बहुत बड़ा सीख दिया, इस असफलता ने हमें भविष्य के लिए सीख दिया कि हमें क्या करना होगा। तो सभी का समर्थन लेना होगा, सभी का समर्थन लेना होगा, सभी का सहयोग लेना होगा, राष्ट्रीय भावना जगानी होगी लोगों में, तभी सफल होंगे। तो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा सीख दिया। इसके साथ ही अगर दूसरा इसका इंपॉर्टेंस देखें, तो दूसरा जो इसका महत्व है वो है भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता एवं राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा किए। निश्चय ही 1857 के विद्रोह आने वाले समय के लिए एक तरह से राष्ट्रीय भक्ति का बीज की तरह इसका उपयोग हुआ। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चिन्हित किया, और जब भी कभी बातें होती थी भारत के संघर्ष की, तो 1857 के विद्रोह की बातें होने लगी। इसने एक तरह से भारतीयों में एकता की भावना भर दी, आपस में सबको एकजुट कर दिया। एक भावना से सबको सराबोर करने में यह विद्रोह सफल रहा। और राष्ट्रीय एकता जो किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भक्ति की भावना को काफ़ी ज़्यादा
हवा मिला, इसके महत्व की तरह के दृष्टिकोण से देखें तो। इसी प्रकार इसका जो अगला महत्व है इसे हम लोग देखते हैं। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार मिलने लगा। इस विद्रोह में जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, अंग्रेज किसी तरह बचे थे, अंग्रेज किसी तरह अपने सत्ता को बचाने में सफल रहे थे। अंग्रेजों को भी ये पता चल गया अगर हम लोग ऐसे ही करते रहें तो धीरे धीरे अगर और कोई विद्रोह पनप गया तो हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने नीतियों में परिवर्तन किया। इसके बाद आमूलचूल परिवर्तन होता है अंग्रेजी शासन के नीतियों में। इसके साथ ही भारतीयों को भी अब वो अपने शासन में भाग लेने का अवसर देने लगी। ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम बनाने लगे कि प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ताकि अगर इस प्रकार का विप्लव फिर से आ जाए तो इसके पहले हमें पूर्वाभास हो जाए और इसे कंट्रोल कर पाए। तो अंग्रेजी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इस विद्रोह का महत्व के रूप में इसे भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। हम लोग देख रहे थे 1857 के विद्रोह का महत्व। इसके पहले देखें कि असफल क्यों हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे परिणाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। परिणाम से बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस सेक्शन से। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला इसका जो परिणाम रहा, इसका दूरगामी परिणाम रहा, जैसा कि हम लोग पहले भी कह चुके, इसका परिणाम दूरगामी रहा। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। बिल्कुल, मुगल साम्राज्य का जो एक खोखला अस्तित्व था उसे भी पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया गया इस विद्रोह के बाद। ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और कंपनी का शासन खत्म हो गया। मतलब भारत में दो सत्ता उजड़ गई। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि शासन कर रही थी, उसे खत्म कर दिया गया। कहा कि अब बस आप व्यापार तक सीमित रहिए, शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश संसद के माध्यम से शासन होगा अब। इसके साथ ही दूसरा, मुगल साम्राज्य, कंपनी और मुगल साम्राज्य का खात्मा हो गया। कंपनी भी खत्म और मुगल साम्राज्य भी खत्म। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा। इसके अलावे इसी के तहत जब क्राउन का शासन हो गया भारत में, ब्रिटिश ताज का शासन हो गया, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, जो कि कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इलाहाबाद में महारानी जो थी विक्टोरिया, उन्होंने एक स्पीच दिया। उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया और उस संबोधन में उसने कहा कंपनी का शासन समाप्त और सीधे क्राउन का शासन आरंभ। इसके साथ ही बहुत सारे प्रावधान किए। इसमें क्या क्या प्रावधान रहे, अब शासन होगा तो कैसे चलेगा। इसमें शासन में कहा एक 15 सदस्यीय कमेटी बनेगी। 15 सदस्यीय कमेटी बनेगी भारत में शासन के लिए। और भारत में जो राज्य सचिव का एक पद बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक 1858 का अधिनियम बना। कंपनी का शासन खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। इसके लिए 1858 का एक अधिनियम बनता है। 1858 के अधिनियम के तहत ये सारी बातें हो रही है कि कंपनी का शासन अंत, ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ। अभी इसी अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके जो परिणाम है, परिणाम में 1858 के अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। 1858 का जो अधिनियम बना, भारत राज्य सचिव का एक पद क्रिएट किया गया। भारत राज्य सचिव नामक एक पद बनाया गया और भारत राज्य सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। 15 सदस्य होते थे। 15 में से 8 की नियुक्ति जो होती थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, तथा 7 की नियुक्ति जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके द्वारा होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है।
उन्होंने ज़्यादा किया, 8 संख्या लिया ब्रिटिश सरकार का, यानी सरकार का पावर ज़्यादा रहेगा। 15 में से 8 सरकार के लोग रहेंगे और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रहेंगे। तो सरकार ने यहाँ पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और ये 15 सदस्य भारत राज्य सचिव की सहायता करेंगे और 15 सदस्य में से 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी और 7 की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ये 1858 के अधिनियम का प्रावधान बनाया गया। इसके बाद क्या किया गया? भारत सचिव जो होंगे, भारत सचिव उसे बनाया जाएगा जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होंगे। इस प्रकार यह संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। सबसे बड़ा पद भारत राज्य सचिव का बनाया गया और वह कौन बनता था? जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति को भारत राज्य सचिव बनाया जाता था और यह उत्तरदायी होता था ब्रिटिश संसद के प्रति। 1858 के अधिनियम के तहत और एक प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल जैसे होते थे हमारे भारत में, भारत के गवर्नर जनरल, उसे वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। और इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग उसमें गवर्नर जनरल थे, तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी बने। भारत के प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, उस और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद 1858 के बाद वायसराय में बदल गया और वायसराय जो बनाया गया तो गवर्नर जनरल तत्कालीन जो थे लॉर्ड कैनिंग उसे ही बनाया गया, क्योंकि उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया था, तो एक अच्छा नेतृत्व दिया था, इसीलिए उसका प्रतिफल मिला। उसे हटाया नहीं गया बल्कि उसे प्रमोट किया गया और उसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वो भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक। अब उन्होंने कहा, जैसे लॉर्ड डलहौजी 1856 में जब आए, 1856 में उन्होंने हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो नीति थी भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे और ब्रिटिश प्रांतों का विस्तार कर रहे थे। अब उस नीति का अंग्रेजों ने त्याग कर दिया, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे जो देसी रियासत थे इसके खिलाफ हो रहे थे और जो नहीं थे उसे भी डर था, वो अंग्रेजों को शक की निगाह से देखते थे, एक दिन उसका राज्य भी अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, और वे डरे हुए थे, भयभीत थे। इसको एक तरह से रोकने के लिए, इसकी डर, इसके शंका को मिटाने के लिए ये महारानी का जो घोषणा पत्र था उसी में कह दिया अब साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप, अब धार्मिक मामले में भी हम लोग आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को भी डर लग गया था, अगर ये भारतीयों के धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, अगर हम साम्राज्य विस्तार करते रहें तो फिर से विद्रोह हो सकता है, इसके लिए उन्होंने इस तरह का घोषणा कर दिया अपने घोषणा पत्र में। साथ ही साथ ये भी कहा, एक समान कानूनी सुरक्षा, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो। और इसके साथ ही भारत के जो प्राचीन अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी और उसके रीति रिवाजों के प्रति भी सम्मान किया जाएगा। तत्कालीन दौर में भारत में कुछ सुधार अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो, ये अच्छी बातें थी, लेकिन तत्कालीन भारतीय रूढ़िगत समाज को ये ऐसा लगता था कि ये हमारे आंतरिक मामलों में, हमारी संस्कृति में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी लोग आक्रोशित थे और विद्रोह में इन लोगों ने भी भाग लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने सबक लिया और कहा कि हम अब भारतीय रीति रिवाजों, चाहे भारतीय धर्म हो, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये एक तरह से प्रॉमिस किया घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया के। तो ये सारा कब किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत ही किया गया, उसके तहत ही ये प्रावधान किए गए थे 1858 में और घोषणा पत्र में। इसके साथ ही सेना ने ही विद्रोह किया था, तो सेना का पुनर्गठन किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या कुछ कम की गई, लेकिन अधिक तो भारतीय ही रहे, लेकिन पहले से कम की गई। और कुछ महत्वपूर्ण जो पद होते थे सैनिकों के, वहाँ पे भारतीयों को पहुँचने से रोका गया
और जैसे कुछ महत्वपूर्ण सबसे सेंसिटिव पोस्ट होते थे, तोपखाना हमेशा के लिए यूरोपीय सैनिकों के हाथों में केंद्रित कर दिया। कभी भी भारतीयों के हाथ में ये तोपखाना नहीं जाना चाहिए, इस तरह का नियम बना दिया गया। तो ये थे 1857 के विद्रोह के परिणाम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम लोग फिर शुरू से लेकर अंत तक ओवरव्यू करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब 2 टेबल मिलेंगे आपको, और ये दोनों टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे आप लोग याद रखेंगे, तो इसका डिस्कशन करते चले। एक्चुअली 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। भारतीय इतिहासकार अधिकतर इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, आज़ादी की महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखते हैं। वहीं अंग्रेजी इतिहासकार जो हैं, अंग्रेजी लोग जो हैं, अंग्रेजी अधिकारी हैं, इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, या तो इसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, इस विद्रोह को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। तो मेन 2 ही चीज़ों पे आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि जो भारतीय इतिहासकार हैं लगभग, वो इसे अच्छे नज़र से देखते हैं और अंग्रेजी से बुरी नज़र से और नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से वैसा ही मत देते हैं। तो पहला एक है L.E.R. रीज, एक इतिहासकार हैं। ये क्या कहते हैं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इसको तो एक धर्म युद्ध की ही मानते हैं। L.E.R. रीज का मानना है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ईसाई कौन थे, अंग्रेज, अर्थात धर्मांध, उन्हें भारत के लोगों को उन्हें धर्म में अंधे कहा कि जो धर्मांध लोग हैं भारतीय, वह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध लड़ रहे थे। L.E.R. रीज, आप इसे याद रखेंगे, धर्मांधों के विरुद्ध धर्म युद्ध। 1857 की क्रांति को किसने कहा है, L.E.R. रीज महोदय का ये कथन है। इसी प्रकार उस समय ब्रिटेन के जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो बाद में वहाँ के PM भी बने, बेंजामिन डिजरेली ने कहा यह राष्ट्र विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। इसने कह दिया यह राष्ट्र के खिलाफ एक विद्रोह था, इसे राष्ट्र विद्रोह कह दिया डिजरेली ने, और बोला सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यह पूरे राष्ट्र का विद्रोह था। बेंजामिन डिजरेली। एक भारतीय इतिहासकार है R.C. मजूमदार ने कहा 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, यह पहला भी नहीं था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। इसका कहना था यह प्रथम नहीं था, इसके पहले भी बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए, इसलिए प्रथम नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था क्योंकि पूरे भारत में हुआ नहीं, इसलिए राष्ट्रीय भी नहीं है, और यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। इसका कहना है कि पहला नहीं था, इसके पहले भी वेलोर में विद्रोह 1806 में ही हो गए थे, बक्सर के युद्ध के समय भी सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसलिए पहला नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था, पूरे भारत में भी नहीं था, इसलिए इसे राष्ट्रीय नहीं माना, और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं, क्योंकि आज़ादी के लिए नहीं लड़ा गया था, बस एक आवेश में स्टार्ट हो गया। सबकी अलग अलग मांगे थी, लेकिन सभी शोषित थे, सभी पीड़ित थे, इसलिए लगभग सभी एक होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया, इसलिए स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम ये नहीं था। किसने कहा, R.C. मजूमदार ने। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक है सीले, अंग्रेज हैं सीले, इनका कहना है यह पूर्णतया देशभक्ति रहित तो स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ये आरोप लगाते हैं यह स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था और देशभक्ति इसमें नहीं थी। इसी प्रकार सर जॉन लॉरेंस ये भी कहते हैं यह सिपाही विद्रोह था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिससे भारतीय जब कहते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम था, आम जनमानुष का विद्रोह था, इसी के विरोध में सर जॉन लॉरेंस कहते हैं नहीं, यह तो सिर्फ सिपाही विद्रोह था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिपाही विद्रोह और कुछ भी नहीं, सर जॉन लॉरेंस कहते हैं। इसी प्रकार T.R. होम्स एक अंग्रेज हैं, ये कहते हैं सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था,
हम लोग सभ्य हैं, अंग्रेज सभ्य है और भारतीय बर्बर है। तो सभ्यता वर्सेस बर्बरता का यह संघर्ष था, टी.आर. होम्स कहते हैं। इसी प्रकार भारतीय इतिहासकार और भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर, इसका स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इनका कथन था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पक्ष में इन्होंने तर्क भी दिया। इस वी.डी. सावरकर ने कहा, यह स्वतंत्र, कौन कहता है कि यह सैनिक विद्रोह था? यह तो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया विद्रोह था और एक सुनियोजित प्री प्लान विद्रोह था। वी.डी. सावरकर ने कहा है, यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और इन्होंने ही इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और इसी के कथन के बाद ही 1857 के विद्रोह को, सिपाही विद्रोह को, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस संबंध में इन्होंने काफ़ी जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी है वी.डी. सावरकर ने। इसका कथन को फिर से पढ़ें, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा मानते हैं वी.डी. सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज का तो बस शिकायत ही करना है, उसका काम है। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर, दो लोग हैं, इन दोनों का मानना था यह षड्यंत्र था हिंदू और मुसलमानों का, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था, किसका? भारत के हिंदू और मुसलमान, बिल्कुल हिंदू और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से मिलकर, कंधा से कंधा मिलाकर इस विद्रोह में कार्य किया था। इस विद्रोह को आगे लेकर गए थे। इसीलिए जेम्स आउट्रम और टेलर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शिकायत के रूप में कह दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह कोई कारण नहीं था विद्रोह का, बस षड्यंत्र था। तो ये हम लोग देख रहे थे किसका क्या व्यू था इस विद्रोह के बारे में, इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में। तो इसे आप लोग जैसा हमने डिस्कस किया उसी तरह आप लोग इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग अब अंतिम सेक्शन है इस आज की क्लास का, वो है इस विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी गई है और उस पुस्तकों के राइटर कौन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो वही है 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखक। जैसा पहले भी वी.डी. सावरकर का भी डिस्कशन हुआ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने कहा ही था यह भारत का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता संग्राम है, इसीलिए इसने पुस्तक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर। इसी प्रकार एरिक थॉमस स्टोक्स की पुस्तक है द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज, इसे किसान के तरह इन्होंने देखा, किसान विद्रोह के रूप में इसे देखा कि जो भी सैनिक थे वो किसान के बेटे थे, किसान शोषित थे, किसान पीड़ित थे, इसलिए उसके बेटों ने विद्रोह किया। इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया एरिक थॉमस स्टोक्स ने, इसे कहा है द पीजेंट एंड द राज। एरिक थॉमस स्टोक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टोक्स। इसी प्रकार अशोक मेहता भारतीय इतिहासकार हैं, ये लिखते हैं 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। 1857 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता की पुस्तक है। इसी प्रकार आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, सारे पुस्तक इंपॉर्टेंट है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। इसी तरह सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबेलियन, ये तो इसको आम जन विद्रोह के रूप में देखते हैं। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, शशि भूषण चौधरी। मतलब सिविल रिबेलियन इस
इंडियन जो म्यूटिनीज हुआ इसमें सिविल भी शामिल हुए, इसके बारे में ये वर्णन करते हैं इस पुस्तक में शशि भूषण चौधरी। जैसे कि बनारस अवध में तो बिल्कुल ये जन विद्रोह हो गया था, उन सब चीज़ों का ये बहुत डिटेल में जिक्र करते हैं शशि भूषण चौधरी। इसी प्रकार आगे पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया किसकी पुस्तक है? जॉन विलियम काई। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? जॉन विलियम काई। इसी प्रकार द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विदेशी है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, प्रसिद्ध समाजवादी, फिर भी इस विद्रोह को ये मानते हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, यानी ये समर्थन करते हैं वीडी सावरकर साहब का। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वीडी सावरकर का है, याद रखिएगा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वीडी सावरकर, इतना ही है उनकी पुस्तक का नाम। और यहाँ पे सिर्फ 1857 है, लेकिन इन्होंने द फर्स्ट जोड़ा है और लास्ट में 59 भी इन्होंने दिया है, 1859। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, लेकिन वीडी सावरकर की पुस्तक को देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बस फर्स्ट इसने जिक्र नहीं किया है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओनली द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्ल मार्क्स ने भी उनके कथन का समर्थन किया है। इसी प्रकार द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक लिखी है। 1857 के रिवोल्ट के क्या कारण थे, इस पर पुस्तक एक है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, तो ये सैयद अहमद खान का लिखा है। इसी प्रकार द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, इसका सोशल एनालिसिस किया है किसने? HP चट्टोपाध्याय, इसकी पुस्तक में HP चट्टोपाध्याय द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है HP चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसी प्रकार भारतीय इतिहासकार SN सेन ने एक पुस्तक लिखी है सिर्फ 1857, ओनली 1857 नाम है इसका, वो लिखा है SN सेन ने। तो सारे पुस्तकों का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और 1857 का विद्रोह का ये अंतिम क्लास था जिसे हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग अगला जो क्लास होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड क्राउन, जब क्राउन का शासन यहाँ आरंभ हो गया, ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो गया, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, कौन कौन से एक्ट लाए, रेगुलेटिंग एक्ट लाए, पिट्स इंडिया एक्ट लाए, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक एक्ट के बारे में, उनमें क्या प्रावधान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको डील करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछिएगा आपसे कि महारानी विक्टोरिया ने कब घोषणा किया, तो 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कहाँ पर किया? इलाहाबाद में। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का अंत कब हो गया? 1858 के अधिनियम के तहत। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम बना? 1858 का अधिनियम बना। इसी प्रकार जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम की उद्घोषणा को किसने पढ़ा? महारानी विक्टोरिया ने पढ़ा। भारत का पहला वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में कंपनी का शासन कब खत्म हो गया? 1858 के अधिनियम के तहत। भारत में क्राउन का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत कौन सा नया पद बनाया गया? भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? तो ब्रिटिश संसद के प्रति। भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? तो ब्रिटिश संसद के प्रति।
भारत राज्य सचिव के सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर होते थे? तो 15 मेंबर। भारत राज्य सचिव का जो एडवाइजरी कमेटी थी, मंत्रणा समिति था, उसमें कितने की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी? 7 की नियुक्ति। भारत राज्य सचिव के मंत्रणा परिषद में कितने की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी? तो 8। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? तो ब्रिटिश संसद के प्रति, संसद के प्रति। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय। किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? 1858। साम्राज्य विस्तार को रोकने की नीति किस अधिनियम के तहत लगाई? 1858। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका आंसर 1858 का अधिनियम ही होगा। जितना मैं पढ़ूंगा सबका आंसर 1858 के अधिनियम को ही करना है। इतने क्वेश्चन बनेंगे, सबका आंसर लेकिन यही होगा। क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने विस्तार पर रोक लगाने का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत किया? 1858 के अधिनियम के तहत। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? 1858 के अधिनियम के तहत। सबके लिए समान कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1858। भारतीय रीति रिवाजों के प्रति सम्मान करने की नीति किस अधिनियम में दी गई है? 1858। इसके बाद अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन, सबसे बड़ा पुनर्गठन कब किया गया? 1858 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ से तो एक एक लाइन, यहाँ से जो 2 सेक्शन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था? एलिया रीज। यह राष्ट्र विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली। किसने कहा 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम? आरसी मजूमदार। किसने कहा यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था? सीले। सीले ने कहा। किसने कहा यह केवल सिपाही विद्रोह था और कुछ भी नहीं? जॉन लॉरेंस। किसने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं? तो सीले। किसने कहा यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था? जॉन लॉरेंस। किसने कहा यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था? सीले। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष? टी.आर. होम्स। किसने कहा भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था? वी.डी. सावरकर। किसने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? इसे षड्यंत्र कहा किसने? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र कहा। इसी तरह ये पुस्तक, यहाँ ये भी एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो वी.डी. सावरकर। ये काफ़ी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टोक्स। इसी का 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? आर.सी. मजूमदार। एकदम आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। अगला है सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, किसने लिखा है? शशिभूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया, विलियम काय। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 किसने लिखा है? कार्ल मार्श और फ्रेडरिक एंजल्स। इसी प्रकार द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, एच.पी. चट्टोपाध्याय। इसी प्रकार 1857 एस.एम. सेन। तो ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते थे, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आप देख रहे थे
एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां पर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री की क्लासेस एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन सुबह में कर रहे हैं और इसके माध्यम से अपने तैयारी को धारदार बना रहे हैं। और यूजीसी नेट, जेआरएफ के 2022 जून के एग्जाम में आप 100% सफल होने के लिए जी जान से लगे हैं और एग्जाम फाइटर के साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी के साथ मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।